दोस्तों थैंक यू सो मच। जो लास्ट वाला जो वीडियो था मेरा दुबई ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल पे, उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं यूट्यूब पे वापस आ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है मेरा लास्ट वीडियो आपने शायद मिस्टर सिकंदर लोढ़ा सर के यूट्यूब चैनल पे, उनके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखा होगा। तो हाँ, उनके पास जो वैकेंसीज़ आती हैं तो उन वैकेंसीज़ में हम यहाँ से एरिस कंसल्टेंसी सर्विसेज से उनको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शेयर करते हैं और वो हम आपके बिहाफ में और हमारे बिहाफ में उनको डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं और वो वीज़ा का प्रोसेस करते हैं। और स्पेशली आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे और कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे कि यूरोप जाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करें। तो गाइज बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप का वर्क वीज़ा लेकर यूरोप कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों में। तो मैं आपको 4 सिंपल से स्टेप्स बताता हूँ कि आप लोगों को शुरू कैसे करना है और कहाँ से शुरू करना है। जी, बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल। पहला स्टेप है वो है जॉब ऑफर मिलना आपको किसी भी यूरोपियन एम्प्लॉयर से, जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको जाना है क्रोएशिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, इटली, फ्रांस, और वहाँ से चलिए आप ग्रीस, फिनलैंड, माल्टा, नॉर्वे, किसी भी कंट्री में अगर आपको जाना है तो सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है कि वहाँ के किसी भी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर मिलना। ठीक है, उसके बाद का जो है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जॉब ऑफर बनने के बाद आप जब साइन करके उनको वापस देते हो एम्प्लॉयर को, वो आपके बिहाफ पे लेबर मिनिस्ट्री में जाके आपके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट या उसको कह लीजिए आपके वर्क परमिट आपके लिए अप्लाई करता है। ठीक है, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन। तो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके बाद जो है वो लास्ट एंड फाइनल 4th स्टेप अपना है वो है एम्बेसी में, एम्बेसी के डिसीजन का वेट करना। ठीक है, तो 4 सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेप है जॉब ऑफर, सेकंड है जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, उसको वर्क परमिट बोलेंगे। तीसरा है एप्लीकेशन प्रोसेस जो एम्बेसी में आपको करना है, और चौथा जो है वो वेट फॉर द डिसीजन फ्रॉम द एम्बेसी। एम्बेसी से क्या डिसीजन आता है उसका वेट करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 चारों स्टेप पे हम लोग चलते हैं। और पहले स्टेप की अगर हम लोग बात करें कि जॉब ऑफर, तो जॉब ऑफर लेंगे कहाँ से दोस्तों? सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना लोगों के माइंड में कि शुरू कहाँ से करें। तो देखिए, इंडिया में भी बहुत सारी वर्क परमिट कंसल्टेंट एजेंसीज हैं और फॉरेन में भी है। अगर आप किसी के कांटेक्ट में हैं, अगर आपके कोई दोस्त वहाँ पे गए हैं तो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करके वो चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये होता है कि यहाँ पे किसी एजेंसी का आप कांटेक्ट करें और उनके थ्रू आप अपना वर्क परमिट प्रोसेस करवाएं, जो जेन्युइन कंसल्टेंसीज हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, जो जेन्युइन कंसल्टेंसीज हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनसे आप आपका वर्क परमिट करवाइए। ये ना हो कि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को पैसा दें और उसका ना कोई बैंक अकाउंट आपको पता है, ना वो बंदे का आपको कोई एड्रेस पता है। ऐसे किसी को आप वर्क परमिट के प्रोसेस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या पैसा ना दें। वर्क परमिट प्रोसेस करने के लिए गाइस सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत है वो है आपको वर्क परमिट मिलना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर कुछ एजेंसीज हैं इंडिया में जो डायरेक्टली आपका वर्क परमिट अप्लाई करती हैं, जो ऑलरेडी अपनी किसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ में वो कॉन्टैक्ट में है, अपनी किसी रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ में वो कॉन्टैक्ट में है। जैसे कि हो गया अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो हो गई मैन पावर कंसल्टेंट्स, ठीक है, जो मैन पावर सप्लाईज करती है। तो उन लोगों से आप कांटेक्ट करके अपना वर्क परमिट बनवा सकते हैं। वर्क परमिट बनवाने के बाद गाइस आपको क्या करना है और प्रोसेस का टोटल टाइम कितना लगेगा? तो वर्क परमिट आपका अप्रॉक्सीमेटली जो भी कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए तो उसका वर्क परमिट आने में गाइस आपको टाइम लग जाता है करीब 1 महीने से लेके 2 महीने के बीच का जो टाइम है वो लग जाता है। उसके बाद गाइज हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जब वर्क परमिट अप्लाई कर दिया और हमको पता चलता है कि 25 डेज हो गया है, तो हम बंदे को बोलते हैं कि उसी टाइम में आप आपका पीसीसी करवा लीजिए। पीसीसी आने के लिए आपको टाइम लग जाएगा 20 to 30 डेज। पीसीसी का जो नॉर्मल जो टाइम है, आप पीसीसी का एप्लीकेशन करोगे तो ये पकड़ के चलिए 15 to 20 डेज के पीसीसी के प्रोसेस के बाद गाइज आपका होता है अपोस्टिल। ठीक है, तो अपोस्टाइल के लिए हमको दिल्ली आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ता है। आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होके आता है, उसको करीबन आपके लग जाता है 4 से 5 दिन या 1 वीक पकड़ के चलो। 1 वीक के बाद गाइज आपका अपोस्टाइल होके आ जाता है, तब तक हमको वहाँ से आपका वर्क परमिट जो है वो रिसीव हो जाता है। हार्ड कॉपीज DHL कुरियर के थ्रू या फेडेक्स के थ्रू, कोई भी कुरियर पार्टनर कंपनी हो सकती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन आने के बाद गाइज हम लोग आपका फाइल प्रिपेयर करते हैं। फाइल प्रिपेयर करने के बाद आपको एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लिया जाता है।
सी अभी जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जितनी भी एम्बेसीज हमारे इंडिया में है वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का काफ़ी मसला चल रहा है। तो जो प्रोसेस टाइम है ना वो गाइज मैं आपको बोलूँगा 4 से 6 महीने का गैप लेके चलिए। वो 4 से 6 महीना कैसे हो जाता है मैंने आपको बता दिया कि वर्क परमिट में 1 महीना पकड़ के चलो, 20 to 25 डेज आपका पीसीसी हो गया। पीसीसी आने के बाद गाइज अपोस्टिल में 1 वीक पकड़ के चलो, तो ये करीब 2 महीने का प्रोसेस ये हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट अगर 1 महीने में नहीं मिलता है तो दूसरा 1 महीना आता है, फिर तीसरा महीना आता है। तो ऐसे ऐसे करके एक बार एम्बेसी के अंदर ईमेल डाली जाती है अपॉइंटमेंट के लिए। अगर उस स्लॉट में आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं अवेलेबल किया जाता तो फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की जो अपॉइंटमेंट खुलने की जो डेट होती है उस डेट पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी को फिर से अप्रोच करना पड़ता है, यानी कि मेल डाल के आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद गाइज फिर आप जाएंगे एम्बेसी में सबमिशन कराने के लिए। तो एम्बेसी में सबमिशन कराने के बाद अगर सक्सेसफुली आपका सबमिशन हो जाता है एम्बेसी में, तो फिर आपका जो वेटिंग टाइम है वो 15 डेज से लेके 45 डेज वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चेक रिपब्लिक में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्लोवाकिया में कर रहे हैं, क्रोएशिया में कर रहे हैं, इटली में कर रहे हैं, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखिए। ये नहीं कि आप किसी को भी काम दिया हो तो ये नहीं उनको बार बार कॉल करके आप परेशान करो कि मेरा क्या कहाँ तक पहुँचा है, मेरा क्या बना। उससे बेहतर है आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाओ। एम्बेसी की वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ है कि हम 15 डेज से लेके 45 डेज तक का जो पीरियड है वो डिसीजन में लेते हैं। ठीक है, जनरल केसेस में 15 डेज में डिसीजन आ जाता है। अगर 15 डेज में डिसीजन नहीं आता है तो और भी आपको 45 डेज तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद नहीं आता तो फिर कुछ आगे प्रोसेस किया जा सकता है, एम्बेसी में मेल डाल के आपका स्टेटस चेक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है वो आपका वीज़ा आता है। अभी फ़िलहाल जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो है चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, ग्रीस, नॉर्वे, पोलैंड इवन अवेलेबल है, लेकिन पोलैंड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर इंडिया से आप लोग अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट के साथ आपका डॉक्यूमेंट को प्रोसेस किया जाता है। तो बिल्कुल लीगल प्रोसेस है हम लोग का। आप सिकंदर लोढ़ा इंटरनेशनल में भी करवा सकते हैं और एरिस कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी करवा सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ गाइस। कुछ काम है जो नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 50 फाइल्स डाल रहे हैं एम्बेसी में तो हो सकता है 10 लोगों का, 15 लोगों का वीज़ा ना भी लगे। देखिए, हर एम्बेसी का, हर कंट्री का अपना एक कोटा होता है कि इतनी अगर अपॉइंटमेंट्स आज के महीने में, फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रैल में आप अप्लाई कर रहे हैं या मई में अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों का कोटा होता है। अगर मई में उन लोगों ने 50 का कोटा रखा है तो उनको पता है कि अपॉइंटमेंट 100 देनी है, 200 देनी है, लेकिन वीज़ा सिर्फ 50 को देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली बैन हो गए या परमानेंटली आपको एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया उस कंट्री के लिए। ऐसा नहीं होता है। हम लोग सेकेंड टाइम अपील करते हैं एम्बेसी में, अपील में जाया जाता है और अपील में भी आपका कुछ ना कुछ डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है। उसके बेसिस पे फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, या तो आपका कंट्री चेंज किया जाता है या आपका पोजीशन चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो रिजेक्शन आता है वो रिजेक्शन एम्प्लॉयर की तरफ से है, वो रिजेक्शन आपकी तरफ से है, या वो रिजेक्शन हमारी वजह से। ऐसा नहीं होता है। रिजेक्शन जो है वो एम्बेसी अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको देखती है, उनके हिसाब से उनके रिजेक्शन आते हैं। तो आपको रिजेक्शन को लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरी बार अपील करके भी आपका प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ जो दुबई वाला वीडियो है जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, सिकंदर लोढ़ा सर की वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही मेरी वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लेकर अब से रेगुलरली आपके सामने आता रहूँगा और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड टाइम।